और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर शुक्रवार को भेज दिया। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता संपर्क में थे। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर शराब नीति के नियम बदले गए, अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई, थोक व्यापार का खास लोगों को दिया गया, 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया, डिजिटल सबूत मिटाए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि हमें पूरी कार्यप्रणाली की जांच करने और अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं। सीबीआई ने भी सिसोदिया को आबकारी नीति में गिरफ्तार किया है। इसे लेकर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। I would say that 58 pages of the remand application, all blown up allegations, nothing substantial, and not a single iota of an evidence where it has been shown that the money trail has reached to Mr. Sisodia. Nothing, not at all. See, in investigation, you're supposed to say what you're supposed to say. You can't put a gun on the head and say that they confessed something. So that this can't be the investigation. So whatever reply that he has given, they will keep on saying that the evasive and all. Nothing like that. So now the bail application in the CBI, which has been postponed by in the haste that the EDA has arrested. One day when the bail application was listed today, they have arrested yesterday. It shows the kind of the malafide that the ED has. So now the bail application will be heard on 21st. Because 17 till the police remand is there, we may make a prayer of the bail hearing to take place on the same day. If the ED comes with that no further remand is there and all those circumstances, let's see what happens on the 17th. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने लालू प्रसाद यादव, उनके करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी रेड किया है। एक रिपोर्ट देखिए। फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। लालू प्रसाद की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे तो गुरुग्राम में नवदीप सरदाना और गाजियाबाद में लालू प्रसाद के समधी जितेंद्र यादव के यहाँ भी छापेमारी हुई। यहीं पर सपा नेता जितेंद्र यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि लालू यादव के समधी हैं। सन 2012 में इन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी लालू यादव की बेटी से की थी। दिल्ली के बेहद पॉश इलाका माने जाने वाले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। यहाँ पर देख सकते हैं हाउस नंबर 1088 ये आवास है, जहाँ पर इस वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें से एक लोकेशन ये भी है। लालू फैमिली और उनके करीबियों के खिलाफ हुई ईडी की छापेमारी में सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के ठिकानों पर हुई रेड की हो रही है। फुलवारी शरीफ स्थित अबू दोजाना के घर और एसपी वर्मा रोड स्थित उनके दफ्तर को ईडी के अधिकारियों ने खंगाला। अबू दोजाना के घर से आई इस तस्वीर को देखिए। ईडी की टीम ने अबू दोजाना को साथ में खड़ा कर सीवेज की तलाशी ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हथौड़े की मदद से ढक्कन हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर सीलिंग को भी तोड़कर तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान अबू दोजाना ने छत पर आकर मीडिया से बात करनी चाहिए, लेकिन ईडी के अधिकारी ने उन्हें हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। क्या है छापेमारी? क्या मामला है? क्या जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है? दोजाना का कहना है कि उन्हें पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है और इसमें बीजेपी का हाथ है। अबू दोजाना
क्यों ईडी के लिए इतने खास हैं तो वो भी समझ लीजिए। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी के बड़े फाइनेंसर भी माने जाते हैं। लालू फैमिली के दूसरे कारोबार में भी शामिल होने की बात सामने आती रही है। बताया जाता है कि सगुना मोड़ पर बनाए जा रहे बड़े मॉल का काम यही देख रहे थे। रेल टेंडर घोटाले से मिली जमीन पर मॉल बनाने का इन पर आरोप है। ईडी की इस सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद लालू परिवार की परेशानी कितनी बढ़ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और करीबियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रहा है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती है। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी की इन तस्वीरों ने बिहार की सड़क को लहका दिया है। देश भर में लालू प्रसाद के परिवार और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर ईडी की दबिश के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि अगस्त 2022 की टीस बीजेपी को बिस्मिसा कर लग रही है। अब किसी साहब को सेवा विस्तार चाहिए, वो रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं इन्हीं छापों के माध्यम से बिहार की सरकार को गिरा के दे दूंगा आपके हाथ में। तो वो 30 जो है ना अगस्त 2022 वाली, वो बिस्बिसा के लग रही है। जबकि जेडीयू, जाप और कांग्रेस के नेता का कहना है कि विपक्ष को डराने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। लिहाजा एक भी कार्रवाई किसी भाजपा शासित राज्य के किसी भी अधिकारी खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं की गई। जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है, उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और सीबीआई बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई 2024 के चुनाव में, और जो विपक्ष में है तो उनके यहाँ तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स, ये तो चल रहा है उनका, और जो उनका साथ देते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, क्या क्या दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? हाल में जब सीबीआई ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से पूछताछ की, तब भी बिहार के सियासी हलके में हलचल मच गई थी, और अब ईडी ने लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की तो उसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर 5 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गईं, जिस पर कोर्ट ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे। A.K. शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर को हाईकोर्ट का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकार कर लिया गया है।
कैबिनेट में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए जो भी एजेंडा आएगा, इसके बाद हम लोग कैबिनेट ब्रीफिंग में आपके समक्ष आएंगे। ओबीसी आरक्षण वाली जो रिपोर्ट है वो कल सबमिट हाँ, मुख्यमंत्री जी को मिल गई है और निकाय चुनाव प्रदेश में शीघ्र हो और सर्व समाज को, विशेषकर ओबीसी समाज के मतलब पूरी तरह से चिंता करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये चुनाव प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है और जैसे रिपोर्ट आ जाएगी संभावना है अप्रैल मई में चुनाव होने की। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जनता की सरकार के द्वारा, उसके लिए हमारी बहुत योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा, निषाद राज बोर्ड योजना, मछुआ कल्याण कोष, उसे हमें तुरंत अभी 31 मार्च तक ढेर पेमेंट करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शिवपुरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। माधव नेशनल पार्क में सीएम ने 2 बाघ रिलीज किए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने लाडली बहना कार्यक्रम में भी शिरकत की। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में दहाड़ के साथ कुलांचे मारते इस बाघ को जरा देखिए। पार्क में 27 साल के बाद बाघ की दहाड़ सुनाई दी है। सीएम शिवराज माधवराव सिंधिया के जन्मदिन पर 2 बाघों को यहां रिलीज किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। सीएम ने यहां बाघ मित्रों से बात की। सीएम का कहना था कि उनके शिवपुरी आने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये ऐतिहासिक घटना है। टाइगर का आना पर्यावरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टाइगर आना हमारे शिवपुरी को इंटरनेशनल फेम बना देगा। लोग टाइगर देखने शिवपुरी आएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने लाडली बहना संवाद और पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने लाडली बहना योजना के अलावा महिलाओं के विकास के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि शिवपुरी के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी। विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं मानता हूं कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पूज्य पिताजी के प्रति, और इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने अध्यक्ष जी दोनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 3 और बाघ लाए जाएंगे। टूरिज्म कॉरिडोर बनाने के तहत यहां बाघ लाए गए हैं। शुरुआत में बाघों पर वन विभाग की टीम नजर रखेगी। सब कुछ सामान्य होने पर इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विशेषज्ञों के कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि भोपाल में केबल कार चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट के लिए जनता ने भी सुझाव दिए हैं, जिसे शामिल किया जाए। एक रिपोर्ट देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर विशेषज्ञों की परिचर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर एमपी बनाया जा रहा है। सीएम ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिससे गरीब, किसान और महिलाओं को फायदा होगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बड़े तालाब से बैठें और सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। हमको काम और करना है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को जो कभी बीमारू कहलाता था। और मित्रों, इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा करता है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़। अब हम 3 लाख करोड़ क्लब में शामिल हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट को लेकर जनता जागरूक हो, उसकी भागीदारी बढ़े, इस लिहाज से उनकी राय ली गई। कैसा हो, इससे आम जनता के सुझाव मांगे जाएं। हमने आम जनता से अपील की, वित्त मंत्री कई लोगों से मिले और मुझे खुशी है कि 4,000 से ज्यादा सुझाव जनता के बीच से निकल के आए और हमने उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। बजट पर बहस को शिवराज सिंह चौहान ने जरूरी बताया और कहा कि इसे संभागों में भी करेंगे ताकि जनता भी बजट को समझ सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के समक्ष हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। स्वाभाविक है, ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं और हमारे मन को व्यथित करते हैं। इन भावनाओं और चिंताओं से प्रधानमंत्री एल्बनीज को अवगत कराया गया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस विषय पर दोनों देशों के दल नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे और यथासंभव सहयोग करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। हमने विश्वसनीय और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय है। ये इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्षद जहां साधारण सभा की बैठक बुलाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, वहीं बीजेपी पार्षद साधारण सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में बजट प्रस्ताव सीधे भेजने के बाद से गर्म हुई सियासत शांत नहीं हो रही। कांग्रेस के पार्षद तो साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला ही रहे थे कि बीजेपी पार्षद भी अब एकजुट होकर मैदान में आ गए हैं और साधारण सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी पार्षदों ने हेरिटेज नगर निगम बोर्ड को नकारा बताते हुए बोर्ड में बदलाव की जरूरत बता दी। बोर्ड अल्पमत में आता है तो मुझे लगता है कि जयपुर की जनता और जयपुर के पार्षद अब परिवर्तन की राह पकड़ रहे हैं और जल्द ही परिवर्तन आपको जयपुर शहर हेरिटेज में देखने को मिलेगा। पार्षद हमारे सारे और ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ग्रेटर के अंदर इन्होंने समितियां कर दी। आज हेरिटेज के अंदर हमें ये बड़े सोचने का विषय है कि बड़ी हैरत की बात है कि हेरिटेज के अंदर आज तक समितियां नहीं बनाई गई। वहीं मेयर मुनेश गुर्जर ने भी सीएम, यूडीएच मंत्री और क्षेत्रीय विधायकों को इस बारे में पत्र लिखकर पार्षदों की मांगों को आगे रख दिया है। उन्होंने संचालन समितियों का गठन नहीं होने से नगर निगम का काम प्रभावित होने की बात भी लिखी है। मेयर इस बात को भली भांति समझ रही है कि पार्टी के पार्षदों की नाराजगी का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले कांग्रेस पार्षद भी मेयर मुनेश के कामकाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मंत्री धारीवाल जी को लिखा है और हमारे मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, एमएलए रफीक खान जी, अमीन भाई, इन सबको पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द कमेटियों का गठन होना चाहिए ताकि नगर निगम हेरिटेज में जो काम का विकास थोड़ा और तीव्र गति से हो, ज़्यादा अच्छा हो। कुरैशी वार्ड नंबर 87 आज हमारे जो महापौर हेरिटेज की मुनेश गुर्जर जी है, इनका कार्य बिल्कुल बहुत अच्छा है। इनके कार्य से हम सब संतुष्ट हैं। जो भी इनको काम बताते हैं वो काम होते हैं, तो मेरा समर्थन माननीय महापौर महोदय को। साधारण सभा बैठक नहीं होने से पार्षदों में असंतोष है, उनके वार्डों में काम नहीं होने से नाराजगी है, तो साथ ही संचालन समितियों के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेसी पार्षदों में नाराजगी बनी हुई है। इन्हीं विवादों के बीच बीजेपी पार्षदों ने एकजुटता दिखाकर उन्हें ललकारा है।
हेरिटेज नगर निगम के 100 पार्षदों में 47 कांग्रेस के और 42 बीजेपी के हैं। ऐसे में थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा और निर्दलीय पार्षदों का मूड बदला तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कानपुर में नशा मुक्त के लिए रैली का आयोजन किया गया। शहर के कुली बाजार इलाके में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए नशा मुक्त समाज रैली में शामिल हुए। सर्वधर्म महासभा के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें लोग नशा मुक्ति और नशे से समाज को होने वाले नुकसान की प्रतीकात्मक तख्तियां हाथों में लिए हुए नजर आए। ये जो नशा है ये जहर की तरह काम करता है। ये कुल हिंद जमीयतुल अवाम और सर्वधर्म महासभा के बैनर तले जो ये रैली जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि नशा मुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज, ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छी कोशिश है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। और इसी के साथ नेशनल न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।